Welcome all of you. Today we will discuss another important topic in financial management, that is types of financial decision which are taken by a finance manager. So basically financial management provides us a conceptual and analytical framework for decision making. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हमें क्या हेल्प करती है कि जितने भी डिसीजन होते हैं रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड्स और उनकी एलोकेशन कैसी होगी उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. अब इसी एक्विजिशन और एलोकेशन को अच्छे तरह से वाइजली इन ए रैशनल मैनर करने के लिए फाइनेंस मैनेजर को काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द decision related to the financial matters of a firm, or we can say that these decisions are related to the monetary money के related जितने भी decisions होते हैं वो सारे फाइनेंस का फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट होते हैं. अब ये डिसीजन हो सकते हैं फंड्स को अक्वायर करना है, फिर उनको यूटिलाइज कैसे करना है, उनकी एलोकेशन, और लास्ट आ जाता है कंट्रोलिंग के रिलेटेड कि आप एफिशिएंट कंट्रोलिंग कैसे करो. तो बेसिकली दीज डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं हम उन्हें 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं. तो वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजन. सो वी विल फर्स्ट डिस्कस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड. सिलेक्शन ऑफ एसेट्स मीन्स आप जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल फंड्स है उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे. आप अगर मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी के हो सकता है एक मैनुअल वर्जन हो और एक ऑटोमेटिक वर्जन हो. तो आपको मैनुअल लेने में बेनिफिट है कि ऑटोमेटिक लेने में बेनिफिट है. तो आपको एसेट्स कौन से चूज करने हैं फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए, उसके रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो पार्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम उन्हें कहते हैं. अब इसमें जो आप एसेट्स परचेज करोगे बेसिकली दे फॉल इनटू द 2 कैटेगरीज. वन इज लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अनदर वन इज द शॉर्ट टर्म एसेट्स. अब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं हमने पहले भी मीनिंग ऑफ एसेट्स में कन्वर्ट डिस्कस किया हुआ है कि वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज होते हैं. और यहाँ पर आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिटर्न यील्ड करेंगे इन फ्यूचर, जिनसे हमें एक कॉन्स्टेंट रिटर्न मिलता रहेगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. वेयरएज जो शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं दे आर रिलेटेड टू द normal course of business. These decisions are assets are those assets जिनका हमें benefit immediately मिल जाता है या short span में मिल जाता है, और these are the assets which are convertible into cash without loss of value, जिन्हें आप current assets भी बोलते हो. तो बेसिकली 2 कैटेगरी में डिसीजन पे फॉल करते हैं. अब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के रिलेटेड डिसीजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और जो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स के रिलेटेड डिसीजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन. क्या लॉन्ग टर्म एसेट्स डिसीजन आगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन. अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. These are the most crucial financial decision of a firm, क्योंकि ये इसी डिसीजन के ऊपर आपकी फर्म का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है. इसमें हम क्या करेंगे, these decisions are related to selection of assets. कोई एसेट आपने चूज करना है या कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, जैसे आपने लैंड में इन्वेस्ट करना है या शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो हो सकता है. या कोई भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, कोई भी जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, और ये प्रोजेक्ट की लाइफ जितनी भी प्रोजेक्ट से या 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 5 इयर्स के लिए ही आपको वो बेनिफिट देता रहेगा. और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हम यहाँ पर बात करें दे कैन बी न्यू और द एग्जिस्टिंग वन, दोनों के रिलेटेड डिसीजन होता है. अब ये डिसीजन होता कैसे है वो समझते हैं. अब फर्स्ट एस्पेक्ट जो है फाइनेंशियल डिसीजन का दैट इज चॉइस ऑफ न्यू एसेट्स. आपके पास जितने भी अवेलेबल अल्टरनेटिव हैं उनमें से आपने एसेट्स कैसे चूज करना है. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने कंप्यूटराइज कोई चीज लेनी है और मैनुअल वाले में जाना है.
तो ये एक एसेट्स को चूज करने का डिसीजन हो गया। दैट इज फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और दूसरा हो सकता है कि आपका कोई एसेट है जिसको आप यूज कर रहे थे, अब वो काफी डैमेज हो चुका है, उसकी कंडीशन वर्किंग कंडीशन में है बट स्टिल अब उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन कर गई है। तो आपका जो ये एसेट फेल कर रहा है एग्जिस्टिंग एसेट्स को, क्या आप उसको रिप्लेस करना चाहिए कि उसको टिल उसकी लाइफ टाइम तक यूज करना है? तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट आ जाएगा अनदर डिसीजन कैपिटल, कि आपको रिप्लेस करने में बेनिफिट है, मींस न्यू परचेज करने में बेनिफिट है, कि ओल्ड और एग्जिस्टिंग एसेट को यूज करने के बेनिफिट है। तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, न्यू एसेट को यूज करना है या रिप्लेस करना है। ये सारा डिसीजन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न और रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर डिसीजन के रिलेटेड। जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के लिए दो ही बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, रिस्क कितना इन्वॉल्व है और रिटर्न कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिस्क क्योंकि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर के रिलेटेड डिसीजन है, तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी विल बी देयर। और दूसरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, या आपको टोटल रिटर्न कितनी आ रही है, और इसमें कॉस्ट, एक टोटल आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वॉल्व है, वो एक थर्ड एस्पेक्ट आ जाएगा। मींस फॉर एग्जांपल कोई एक अल्टरनेटिव है, उसमें मेरे को 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। उसमें अगर मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करती हूँ तो आई कैन एक्सपेक्ट 10% रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ से 5 years। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा है, उसमें मेरे को 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने हैं बट एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी 20% ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो इसमें अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल फंड्स कितने अवेलेबल हैं और उन फंड्स में से रिस्क और रिटर्न की आपको, अब ये जो है 10% रिटर्न, ये सर्टेनिटी के साथ आ रही है कि एवरी ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग दिस रिटर्न। अब ये जो 20% रिटर्न आ रही है या दोनों में सर्टन रिटर्न्स आ रही हैं, तो रिटर्न एक्सपेक्टेड आ गई और टाइम पीरियड कितना इन्वॉल्व है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जब भी डिसीजन लेना होगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अल्टरनेटिव्स जो भी हैं हम उनको कंपेयर करेंगे ऑन द पैरामीटर ऑफ रिस्क, रिटर्न और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वॉल्व है। अभी आई एम टेकिंग ओनली, इस एग्जांपल में मैंने सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिटर्न ली है 10%, 20% सर्टेनिटी, बट इसमें हम रिटर्न्स की भी प्रोबेबिलिटी अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन ले सकते हैं। जैसे अगर बूम पीरियड है तो आपको कितनी रिटर्न आ रही है, नॉर्मल कंडीशन है तो कितनी है, अगर बिल्कुल ही मार्केट डाउन हो जाती है, पैसिमिस्टिक होकर बिल्कुल रिसेशन आ जाता है, तो आप कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो हमने एक डिसीजन डिस्कस किया था वाइल डिस्कसिंग योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट की, टाइमिंग ऑफ रिटर्न क्या है और क्वालिटी ऑफ रिटर्न क्या है, क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वालिटी वाले उसी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे हम देखते हैं। और दूसरा इसमें यहाँ पर ये भी एक आ जाता है कि रिस्क रिटर्न, और कई बारी जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये 10% और 20% को हम एक ऑलरेडी सेट क्राइटेरिया होता है, स्टैंडर्ड रेट होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करती है। इस स्टैंडर्ड रेट को कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम बोलते हैं। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि 10% रिटर्न है, 20%, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेट किया होता है कि उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट से मिनिमम इतने रिटर्न चाहिए होते हैं। इस स्टैंडर्ड रेट को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच ए ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसीलिए इसको कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, कुछ लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल बजटिंग डिसीजन को ये कट ऑफ रेट भी इफेक्ट करता है, क्योंकि कट ऑफ रेट के बेसिस पे ही हम इवेल्युएशन करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। आई होप ये आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्लियर हो गए हो। बेसिकली इनमें क्या किया, आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स के रिलेटेड जितने डिसीजन है उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे लॉन्ग टाइम पीरियड के। फिर उनको चूज करने के लिए कि आपको कौन सा एसेट चूज करना है या कौन सा
प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे उसके लिए हम रिस्क एंड रिटर्न देखते हैं, और रिस्क एंड रिटर्न को एक और चीज़ हम रिस्क एंड रिटर्न अदर देन रिस्क एंड रिटर्न हम एक और चीज़ के बेसिस पे प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जिसको आप हर्डल रेट भी बोलते हो और कट ऑफ रेट भी बोलते हो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ, जिन्हें हम करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो करंट एसेट्स की मैनेजमेंट के रिलेटेड जो डिसीजन आएंगे वो कैपिटल बजटिंग होते हैं। ये भी एक इंटेग्रल पार्ट होते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मैनेजर को वर्किंग कैपिटल डिसीजन ही लेने होते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म सर्वाइवल आपका कैसा है वही डिटरमाइन करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म में सक्सेस कैसी होगी। अब इन डिसीजन में बेसिकली जो मैनेजमेंट को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है दैट इज बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का कंसेप्ट हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के टाइम पे भी डिस्कस किया था, और जब फाइनेंस का मीनिंग डिस्कस किया था तब भी, बट स्टिल मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी आगे की जब आप कोई प्रोजेक्ट चूज करते हो उससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आप अर्न कर सकते हो, और लिक्विडिटी आगे की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मेट करने की ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है। तो जब भी इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा कि आपको कैश फ्लोज कितने मिल रहे हैं, बट हो सकता है कि वो कैश फ्लोज इमीडिएट ना हो, लॉन्ग टर्म में आपको मिले। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आप ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म में जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है उनको मेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए कई बार ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने के चक्कर में लिक्विडिटी जो है हम उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को बाद में अपनी ऑब्लिगेशन मेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं इसमें हमें एफिशिएंसीली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट से नहीं करोगे तो शॉर्ट टर्म में आपके जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अननेसेसरीली, जिनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं आएगा। जैसे काफ़ी देर पहले इन्फोसिस जो थी उसका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न था, तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती थी वो ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करती थी। उसका रिजल्ट क्या निकला, उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मींस उनकी लिक्विडिटी जो है बहुत अच्छी थी, बट लॉन्ग टर्म में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी, जिसके कारण से बाद में टीसीएस जो थी जिसने बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए, और टीसीएस इन्फोसिस से काफ़ी आगे चले गई थी, क्योंकि टीसीएस ने अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के चक्कर में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस नहीं किया था। तो यहाँ पर ये ट्रेड ऑफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी कैश को ब्लॉक करके अपने पास रख देती है, जबकि इस कैश को हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम रिटर्न। तो आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब कौन से फैक्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। फर्स्टली कैश फ्लो क्या आ रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट से आपको कैश इनफ्लोज कितना आ रहा है, और उस कैश इनफ्लोज की क्वालिटी क्या है, दैट इज आपको सर्टेनिटी कितनी है उन बेनिफिट्स की, और उसकी टाइमिंग क्या है, मींस बिगनिंग में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है कि लास्ट प्रोजेक्ट के एंड ऑफ द ईयर्स में, तो कैश फ्लो कितना है। सेकेंड थिंग आ गई कि आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रही है। थर्ड आ जाता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वही जो मैंने आपको समझाया, हर्डल रेट और डिस्काउंट रेट क्या है। तो अगर डिस्काउंट रेट या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन की 10% है, तो हम वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे जो हमें 10% से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करे। तो ये एक कट ऑफ रेट आ जाता है जिसको आपने मेट करना है। ये सारा कट ऑफ रेट कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही आगे फाइनेंस के सारे चैप्टर्स में डिस्कस होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन, एक और एस्पेक्ट है दैट इज टैक्स कंसेशन अलाउड। कई बारी
हम अगर कोई प्रोजेक्ट न्यू एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन ऑर्डर टू प्रमोट द न्यू एसेट या न्यू एसेट कोई कंपनी परचेज करे, उसके लिए टैक्स न्यू टेक्नोलॉजी कोई यूज़ करे, उसके लिए हमें काफ़ी सारे टैक्स कंसेशन मिल जाते हैं। तो टैक्स कंसेशन आपको कितने मिल रहे हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। और नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, कि मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव इन नेचर है, वो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहती है, या वो पेसिमिस्टिक है कि वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स इन नेचर है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करती है, वो भी इम्पेक्ट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें ये डिसाइड करते हैं कौन से किस जगह पर आपको इन्वेस्ट करना है, कि कौन सा एसेट परचेज करना है, किस पर्टिकुलर थिंग में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन आ गए कि आपको जो सोर्स ऑफ फंड चाहिए वो कहाँ से एक्वायर करोगे, सो दैट आपकी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फुलफिल हो सके। सो फाइनेंशियल दीज कोर्स डिसीजन आर बेसिकली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ फंड्स, और वही फंड्स हम एक्वायर करेंगे जिसके लिए हमें मिनिमम कॉस्ट पे करनी हो। अब कॉस्ट जो होती है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, या उसके टू डायमेंशंस होते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो क्लियरली विजिबल होती है, जैसे अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना पे करना पड़ेगा। बैंक से लोन लेते हो, वो पहले से ही बैंक आपको बता देता है कि इस पे आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा। और शेयर्स अगर हम इशू करते हैं तो शेयर को इशू करने के रिलेटेड आपको जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है वो सारी भी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी आ जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो विजिबल नहीं होती बट उसके सीरियस इम्प्लीकेशन होते हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क कितने हैं कंपनी के। जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट हो सकती है आपका फेलियर टू पे मनी टू द मनी लैंडर, जिनसे आपने क्रेडिट पे मनी ली है, उनको आप अगर नहीं फेल करोगे तो आपकी एक रेपुटेशन जो है वो लूज हो जाएगी मार्केट पे। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। अब बेसिकली आगे इसमें आपको वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिटरमाइन करना है। तो वेरियस बेसिकली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं या तो डेट के रिलेटेड होते हैं या इक्विटी आ गई। इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, और डेट बेसिकली डिबेंचर्स आ गए। तो इन दोनों का प्रपोर्शन हमें बनाना पड़ता है, जिससे हमें एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए डेट और इक्विटी का, जिससे शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिले। और जो ये कॉम्पोजिशन होगा डेट और इक्विटी का, जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करेगी, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इन डिसीजन के रिलेटेड टू एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। वन इज थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अदर इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जो थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होती है वो हमें रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड रिटर्न टू शेयर होल्डर एक्सप्लेन करती है। अब जो डेट होता है, डेट चाहे आप बैंक से लोन लो या डिबेंचर इशू करो, दैट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसीडर करते हैं। इसकी हमें कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन नॉर्मल कंडीशन। तो डेट और दूसरा क्या बेनिफिट होता है, जो डेट होती है ना, जब हम उसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स का भी बेनिफिट होता है, तो उसकी रियल जो कॉस्ट होती है काफ़ी कम हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और उस पर 50% अगर मैं टैक्स एप्लीकेबल करूं, तो आफ्टर टैक्स आपको सिर्फ 6% ही पड़ेगा उसका कॉस्ट। अगर हम अदर थिंग्स स्टेबल लेकर चले, सिर्फ यही थिंग लेकर कंसिडर करें कि कॉस्ट ऑफ डेट 12% इंटरेस्ट है, उस पर आपको 50% टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो होती है डेट जो होता है, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ये P&L कैलकुलेट करने के टाइम पे एज ए एक्सपेंस शो होता है। जबकि शेयर होल्डर को जो आप डिविडेंड पे कर रहे हो, उसका आफ्टर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो मिलता है, उसलिए वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इसलिए उस पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है
वो लेस हो जाता है। बट डेट के साथ एक और थिंग अटैच है कि अदर देन बीइंग चीप, इट इज़ ए वेरी रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको डेट के रिलेटेड जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है टाइम टू टाइम मेट करनी पड़ती हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मेट कर पाती तो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी इज ऑलवेज देयर। एक प्रॉपर बैलेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी, जिसको जो इंश्योर करता है शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न, और इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इसको कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट क्या है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट अगर ले रहे हो तो क्या है, बैंक से लोन डिबेंचर इशू कर रहे हो तो क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो उनकी कॉस्ट क्या है। तो आपको कॉस्ट जो है वो इम्पैक्ट करेगी आपके डिसीजन को। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क कितना अटैच है। डिबेंचर जो है सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो वो रिस्क अटैच कितना है। नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो, आपकी पोजीशन कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी कैश कितना है, तो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि शेयर इशू करने में प्रोसीड आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो डिबेंचर बैंक से लोन होता है, यहाँ एक इनफॉर्मल लेवल पे जो हम किसी से मनी क्रेडिट पे ले लेते हैं तो वो हमें इंस्टेंटली मिल जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है प्रेजेंटली, वो भी इम्पैक्ट करेगी उनके फाइनेंसिंग डिसीजन को। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो कंट्रोल कितना चाहिए, अगर इक्विटी शेयर होल्डर अपने कंट्रोल को डिल्यूट नहीं करना चाहते तो दे ऑलवेज वांट कि डिबेंचर इशू किए जाए रादर देन एडिशनल इक्विटी शेयर्स। मार्केट कंडीशन कैसी है, तो मार्केट कंडीशन अगर बूम पे है तो इक्विटी शेयर्स इजीली इशू हो जाते हैं, जबकि अगर रिसेशन आता है तो शेयर्स परचेज करने में पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं होती, दैट्स वाई हमें तब डिबेंचर यूज करने पड़ते हैं। तो ये डिसीजन जो है आपके इम्पैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसिंग डिसीजन को। नेक्स्ट कम्स द डिविडेंड डिसीजन, जो थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन बेसिकली रिलेटेड टू होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ए डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या हो गई, बेसिकली जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट आता है तो उससे डिसाइड करना पड़ता है कि वो शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे और अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना प्रॉफिट रिटेन करे। अब इन्हीं दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना पड़ता है वेदर दे गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर और फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिटेन करें। अब डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो इसीलिए डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती वो इम्मीडिएटली इम्पैक्ट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को, शेयर प्राइजेस जो है उससे इम्मीडिएटली इम्पैक्ट कर जाती है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी बनानी पड़ती है सो दैट उससे उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। एंड वन थिंग और, इसमें मैनेजर जो होता है उसे डिसाइड करना पड़ता है कि डिविडेंड की पे आउट रेशियो क्या होगी। पे आउट रेशियो मीन जो आपके नेट प्रॉफिट्स हैं या अर्निंग पर शेयर जो भी आ रही है उसमें से कितना परसेंटेज आप जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ईपीएस से 10 पर शेयर है और आप इसमें से 5 रुपीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो इमीडिएटली आपकी डीपीएस जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% आ गई, आपने 50% शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिविडेंड डिसीजन में हमें क्लियरली चूज करना पड़ता है कि हम कितने परसेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें सो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इम्पैक्ट ना हो। अब डिविडेंड पॉलिसी को जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, फर्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग्स कितनी है, मींस उनके प्रॉफिट कितना है, फिर उनकी अर्निंग्स पे डिपेंडेबिलिटी कितनी है, मींस अपनी फ्यूचर
ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो अर्निंग्स अवेलेबल हैं वो कितनी ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं कि, और अदरवाइज अदर देन अर्निंग्स जो उसके पास है, अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने अवेलेबल हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे डिविडेंड देन, तो ऑब्वियसली आप रिटेन करके उनको आपको इन्वेस्ट करने की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और उनमें से आपको क्या रिटर्न अर्न करने की एक्सपेक्टेशन है। फिर बैलेंसिंग डिविडेंड, कई बारी फाइनेंस मैनेजर को डिविडेंड बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी वो 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक पॉलिसी के तहत कांस्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप 10% डिविडेंड दे रहे हो तो आप नहीं पे करोगे तो आपको पीपल विल थिंक दैट समथिंग फिशी इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड उससे उनकी शेयर प्राइसेस इम्पैक्ट कर जाते हैं। फिर शेयर होल्डर्स की चॉइस क्या है। अगर आपके शेयर होल्डर्स जो बेसिकली ओल्ड एज ग्रुप वाले होते हैं, किसी कंपनी के शेयर एज वाइज ओल्ड होते हैं, दे वांट कांस्टेंट डिविडेंड, जबकि अगर रिस्क लेवल जिन शेयर होल्डर्स का हाई होता है वो चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ना करके ऑर्गेनाइजेशन रिटेन कर ले प्रॉफिट्स को। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल कितना है। तो अगर रेट ऑफ टैक्स हाई होता है तो इट्स बेटर, शेयर होल्डर चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रिटेन कर ले रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग। नेक्स्ट आ जाता है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन। अगर किसी कंपनी ने किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे मर्जर्स के टाइम पे हो जाता है, एक्विजिशन के टाइम पे आपने किसी पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उनकी कुछ या कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है तो उसमें एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के रिलेटेड जो भी आपने साइन किया है उसमें जो भी लीगल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी के डिसीजंस को, वो हैम्पर करते हैं आपकी पे आउट रेशियो को। आपको उनसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे या नहीं। सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक फाइनेंस मैनेजर को बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, मीन्स जो उनके पास फंड्स अवेलेबल है उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए जो वो एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म के रिलेटेड जो होते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं। इन्हीं 2 डिसीजन को बहुत वाइजली लेना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर इन्हीं डिसीजन पे डिपेंडेंट होता है। सेकंड इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन आ गया कि आपको वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से यूज करने, बेसिकली डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा जिनसे आपके फंड जनरेट होंगे। और थर्ड आ गया डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन आ गया कि आपको चूज करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पे आउट रेशियो क्या है, मींस आपको कितने परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। होप this lecture is clear to you. Thanks for watching. Do like and subscribe our channel. Thank you very much.